हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनसुनी कहानियों में। तो दोस्तों, आज की कहानी राजेंद्र की है। तो दोस्तों, राजेंद्र ने हमें अपनी कहानी हमारे मेल के थ्रू भेजी थी ताकि हम उनकी कहानी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए। अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी हो जिसे आप हमारे चैनल के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मैंने हमारे मेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद करें मैं कहानी में आगे बढ़ता हूँ और राजेंद्र की ये कहानी मैं राजेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने मेरे चाचा के दोस्तों से सुनी है, और मैंने ये कहानी चाचा के उसी दोस्त से सुनी है जिसके साथ ये घटना घटी है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। मैं रहता तो शहर में था, लेकिन पिछले साल रक्षाबंधन में मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस बार रक्षाबंधन मेरी दादी के घर पे मनाया जाए, और मैं मेरा सामान पैक कर कर मेरी दादी के गांव के लिए निकल चुका। और कुछ देर बाद मैं मेरी दादी के वहां पहुंच भी गया। मैं मेरी बहनों से, मेरे चाचा से, मेरी दादी से काफ़ी प्रेम से मिला। और दोस्तों, मैं पहुंचा मेरी दादी के वहां कुछ 25 जनवरी को, और अगले दिन 26 जनवरी को मेरे चाचा के कॉलेज में 26 जनवरी का एक फंक्शन था। तो मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि तुम कल घर में बैठ के क्या करोगे, रक्षाबंधन तो भी ये 2-3 दिन के बाद है। तो अभी कल की सुबह तुम मेरे साथ मेरे कॉलेज चलो। मेरे कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन है 26 जनवरी का। तो कल मेरे साथ चलकर वो फंक्शन तुम भी अटेंड कर लो, शायद तुम्हारा थोड़ा दिल बहल जाए। वैसे भी घर में बैठ के क्या करोगे। मैं भी मेरे चाचा की बात सुनकर जवाब में हाँ कहता, और अगली सुबह मैं मेरे चाचा के साथ उनके कॉलेज के लिए निकल पड़ा। और मैंने मेरे चाचा के साथ उनके कॉलेज में 26 जनवरी का फंक्शन अटेंड किया, और वो फंक्शन काफ़ी अच्छा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे चाचा उस कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पे काम किया करते थे, और मेरे चाचा को गांव के सारे लोग मास्टर जी ही कहकर बुलाया करते थे। अब मैं और मेरे चाचा उनके कॉलेज से फंक्शन अटेंड करके निकल ही रहे थे कि कॉलेज के करीब में एक घर था, और उस घर से मेरे चाचा को किसी ने मास्टर जी कहकर पुकारा। जब मेरे चाचा पलट कर देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि मेरे चाचा का एक बहुत अच्छा मित्र होता है। मेरे चाचा भी उसको हाथ से इशारा करते हैं और मुझे कहते हैं कि चलो आओ, मैं तुम्हें इनसे भी मिलाता हूँ, ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। ये कहकर मेरे चाचा मुझे उनके मित्र से मिलाने ले जाते हैं। अब मैं और मेरे चाचा जैसे ही उनके मित्र के घर पर पहुँचते हैं, वो हमें चाय पीने के लिए उनके घर के आंगन में बिठा लेते हैं। अब मेरे चाचा और उनके मित्र आपस में बहुत दिलचस्प बात कर रहे थे। बात करते करते मेरे चाचा के मित्र ने जंगल जैसा कोई शब्द कहा। जैसे ही मेरे चाचा के मित्र ने जंगल कहा, मेरे कान तो एकदम खड़े हो गए, क्योंकि मैं वो लड़का था जिसे भूत प्रेत के बारे में सिर्फ विश्वास ही नहीं था, बल्कि मेरे को एक अलग ही दिलचस्पी रहती थी कि मैं भूत प्रेतों को और जानूं। तो मैंने मेरे चाचा के मित्र से पूछा कि अंकल, आप जंगल के बारे में कह रहे थे, ये आप उसी जंगल के बारे में कह रहे हो जिसे लेकर के यहाँ पे गांव वाले बहुत सी बातें करते हैं, जिसके अंदर बहुत ही भयानक जंगली जानवर रहते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे भूत प्रेत और आत्माओं का भी बसेरा है। क्या ये सच है अंकल? और क्या आप उसी जंगल के बारे में बात कर रहे हो? मेरी इस बात के जवाब में मेरे चाचा के मित्र कहते, हाँ बेटा, मैं उसी जंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें ये बता दूँ कि जो भी लोग उस जंगल के बारे में बात करते हैं वो बिल्कुल सही बात करते हैं। इसमें ज़रा भी झूठी बात नहीं है, क्योंकि उस जंगल में सही में ये सब कुछ है। जैसे ही अंकल ने मेरे को इस बात के बारे में ये बताया कि ये सारी बातें उस जंगल को लेकर के सच है, तो मेरी दिलचस्पी इस बात में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मैंने उस अंकल से कहा कि अंकल, क्या आप मुझे कुछ ऐसी घटनाएं बता सकते हो जो वहाँ पे घटी हो, और वो आप ही के साथ घटी हो? उस अंकल ने भी मेरी बात के जवाब में कहा, हाँ बेटा, उस जंगल में तो वैसे काफ़ी घटनाएं यहाँ घटी है, लेकिन एक घटना ऐसी भी है जो मेरे खुद के साथ घटी है। उस अंकल से ये बात सुनते ही मेरी दिलचस्पी उस जंगल और उस जंगल में घटी हुई सारी घटनाओं को लेकर और ज़्यादा बढ़ गई। और मैंने उस अंकल से कहा कि अंकल, क्या आप मुझे ये घटना के बारे में पूरी तरह से बता सकते हैं कि आपके साथ वहाँ पे क्या हुआ था? अंकल ने भी मेरी बात के जवाब में कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, हमारे पास तो भी बहुत वक्त है। चलो, मैं तुम्हें वही कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ उस जंगल में घटी है। तो बेटा, बात कुछ ऐसी है कि बरसात का मौसम चल रहा था, और मुझे मेरी बकरियों के लिए चारे की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी बकरियों का चारा ख़त्म होने पर था।
और मेरी तबीयत भी कुछ खास उस दिन ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन फिर भी मुझे उस जंगल में जाना ही पड़ा, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई है नहीं जो मेरी बकरियों का चारा ले आए। तो बेटा उस मजबूरी की वजह से मुझे खुद ही जाना पड़ा मेरी बकरियों का चारा लेने। तो बेटा मैंने मेरी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर बढ़ चला। और जब मैं जंगल की ओर जा रहा था तो मैंने ये सोच चुका था कि जंगल के ज़्यादा अंदर जाऊंगा नहीं। जंगल के बाहरी हिस्से से जो भी चारा मिलेगा उसे काट कर बकरियों के लिए ले आऊँगा। लेकिन जब मैं जंगल पहुँचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जंगल के बाहरी हिस्से पे इतना कुछ चारा बचा ही नहीं था, क्योंकि बाकी बकरी वालों ने पहले से ही वहाँ से जो भी चारा था सब निकाल चुके थे। अब वहाँ पे झाड़ भी कुछ खास बचे थे नहीं और घास भी ज़मीन पर कुछ थी नहीं। तो अब मुझे उस मजबूरी में जंगल के अंदर जाना ही पड़ा। अब जब मैं जंगल के अंदर पहुँचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वो जंगल अंदर से बहुत ज़्यादा ही घना है। इतना घना कि अगर मैं जंगल के अंदर खड़े रह कर के आसमान की तरफ देखता तो मुझे आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी आंखें उस घने पेड़ में तो उलझी हुई थी ही कि अगले पल ये हुआ कि ज़ोर से बारिश होने लगी और धीरे धीरे पूरा जंगल हरा भरा हो चुका था। और वो हरा भरा जंगल देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि मुझे एक पल के लिए यूँ लगने लगा कि लोग खामखाई जंगल के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं कि यहाँ पे भूत पिशाच और जंगली जानवर है। मेरा दिल ये बोलने लगा कि यहाँ पे जंगली जानवर तो हो सकते हैं, लेकिन इतने खूबसूरत जंगल में भूत पिशाच नहीं हो सकते। क्योंकि बारिश होने के बाद जंगल की जो खूबसूरती थी वो मेरी आंखों में समा चुकी थी। बारिश का पानी धीरे धीरे पहाड़ों से होते हुए जंगल में आता और जंगल में जो भी पेड़ पौधे और पत्थर थे सबको इस कदर धो देता कि वो सब हीरे के जैसे चमकने लगते। इन आँखों ने ऐसे नज़ारे इससे पहले कभी नहीं देखे थे। और उस जंगल की शीतलता को देखते ही मेरी ख़राब तबीयत भी अच्छी होने लगी थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे जितना चारा चाहिए मैं उतना मेरी बकरियों के लिए यहाँ से ले जाऊँगा। और बस इसी ख्याल के साथ मैंने मेरी पीठ सीधी की और आराम करने लगा। जैसे ही मैं आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे जाकर लेटता हूँ, आराम करते करते अचानक से मेरी आँख लग जाती है और मुझे नींद आ जाती है और मैं इस कदर सो जाता हूँ जैसे मानो मैं मेरे घर में सो रहा हूँ। मुझे ज़रा भी ये एहसास नहीं हो रहा था कि मैं एक भयानक जंगल में सो रहा हूँ, जहाँ पे भूत, प्रेत, पिशाच और बहुत से जंगली जानवर और ना जाने क्या क्या गांव वालों ने इस जंगल के बारे में कहा था। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इतने भयानक जंगल में सो रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मेरी गहरी नींद में पहुँचता हूँ, वैसे ही मुझे एक सपना आता है और सपने में मैं कुछ ऐसा देखता हूँ कि मैं जंगल के काफ़ी अंदर तक आ चुका हूँ और मैं जंगल में रास्ता भटक चुका हूँ। मैं जंगल की चारों ओर देख रहा हूँ, लेकिन मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और हकीकत में जंगल मुझे जितना शीतल दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा भयानक जंगल मुझे मेरे सपने में दिख चुका था। अब आगे सपने में मैं ये देखता हूँ कि मैं जंगल में तो भटक गया ही हूँ, लेकिन मुझे एक आदमी दिख रहा है और वो मुझसे बहुत दूर खड़ा हुआ है। मैं सपने में ये सोच रहा हूँ कि मैं इस आदमी के पास जाकर इससे रास्ता पूछने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं उस व्यक्ति के पास पहुँचकर उसको आवाज़ देता हूँ, वो मेरी तरफ पलटता है। अब जैसे ही मैं उसकी शक्ल देखता हूँ, मैं डर के मारे ही मैं मेरे सपने से उठ जाता हूँ, क्योंकि उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि मैं अब तक उसकी शक्ल नहीं भूल पाया। क्योंकि उसकी शक्ल कुछ थी ही ऐसी, ऐसे लाल लाल बड़े बड़े दांत, लाल लाल बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें, जैसे मानो किसी के खून में उसने अपना मुंह डुबो कर आया हो। और साथ ही साथ उसका मुंह भी पूरा का पूरा लाल ही था। इतनी भयंकर शक्ल मैंने आज तक अपने जीवन में किसी की नहीं देखी थी। अब जैसे ही डर के मारे मैं मेरे सपने से उठता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैं जंगल में उसी हिस्से में खड़ा हूँ जिस हिस्से में मैं सपने में खुद को देख रहा था। ये बात मुझे काफ़ी डरा चुकी थी। अब मेरे पसीने छूट रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि मुझे मेरी बकरियों के लिए चारा भी लेकर जाना है। तो मैंने ये सोचा कि अब जंगल से तो मैं निकल ही जाऊंगा, लेकिन पहले मैं मेरी बकरियों के लिए चारा काट लूँ। और अब मैं मेरी बकरियों के लिए चारा काटने लगा और साथ ही साथ मैं ये सोचने लगा कि कैसे भी करके बस भगवान मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे घर मुझे पहुँचा दे। अब यहाँ मैं मेरी तकलीफ़ों से जूझ ही रहा था कि
वहाँ मेरी बीवी मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो चुकी थी, क्योंकि मेरी बीवी भी उस जंगल के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जानती थी। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से पता थी कि उस जंगल में बहुत सारे भूत, प्रेत, पिशाच, जंगली जानवर और ना जाने क्या-क्या है। और मेरी बीवी को ये भी पता था कि मुझे घर से निकले हुए काफ़ी देर हो गए। इस कारण मेरी बीवी मुझे लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में आ चुकी थी और मेरी बीवी ने हमारे सारे पड़ोसी को इकट्ठा किया और सबको कहने लगी कि मेरे पति लगभग शाम से इस जंगल में गए हैं, लेकिन अब तक कि उनका कोई पता नहीं। और मुझे भी उस जंगल में फंसे हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। इसलिए मेरी बीवी ने मेरे सारे पड़ोसियों को इकट्ठा किया और सभी से कहने लगी कि कोई जाकर मेरे पति को ले आए। मेरा पति काफ़ी देर से उस जंगल में है, क्या पता जिंदा है भी या नहीं। अब तो काफ़ी रात भी हो गई है और मेरा दिल बहुत ज़्यादा मेरे पति के लिए घबरा रहा है, तो कोई मेरी मदद करे। मेरे पड़ोसियों ने मेरी बीवी की बातों को अच्छी तरीके से सुना और समझा और मेरी बीवी को कहने लगे कि भाभी, आप चिंता मत करो, आप अभी घर जाओ और अपने पति के लिए प्रार्थना करो। जब तक हम सारे लोग मिलकर आपके पति को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि आपके पति को सही सलामत जंगल से बाहर ले आए। अब एक तरफ मेरे पड़ोसी मेरी तलाश कर रहे थे और दूसरी तरफ जंगल में मैं कहीं दूर फंसा हुआ था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं बस मेरी कुल्हाड़ी से मेरी बकरियों के लिए पत्ते काट रहा था। लेकिन जब मैं पत्ते काट रहा था, मेरे कानों में ऐसी कुछ आवाज़ें आई, जैसे मानो दो लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे हो। जैसे ही मैंने वो आवाज़ें सुनी, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे जैसे और भी लोग जंगल में होंगे। तो क्यों ना मैं उन लोगों से जाकर बात करूं और उन लोगों के साथ ही जंगल से निकल जाऊं। और बस यही सोचकर मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये एक आवाज़ नहीं बल्कि एक धोखा है। मैं जैसे जैसे उस आवाज़ का पीछा करता, वैसे वैसे वो आवाज़ मेरे से और दूर होने लगती। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि ये लोगों से मुझे कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी और मैं इस जंगल से सही सलामत बाहर निकल जाऊंगा। और आखिरकार मैं ये देखता हूँ कि सही में दो लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे, लेकिन वो लोगों की मेरी तरफ पीठ थी। तो मैं तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैंने उन लोगों को पीछे से पुकारा, वो दोनों वहाँ से ऐसे गायब हुए जैसे मानो वो लोग वहाँ पे थे ही नहीं। अब मेरी बात बिल्कुल समझ में आ चुकी थी कि ये आवाज़ मुझे जंगल से बाहर निकालने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक धोखा था ताकि मैं जंगल के और अंदर फंस जाऊं। अब मैं जंगल की और गहराइयों में खो चुका था और अब मैं चाह के भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और साथ ही साथ मेरे लिए कुछ भी फैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। अब मैं इन सारी बातों में उलझा ही था कि अगले ही पल मैं उसी शख्स को देखता हूँ जिसे मैंने मेरे भयानक सपने में देखा था। और वो शख्स मेरे बिल्कुल सामने ही आके खड़ा हो गया। अब उसे सपने में देखना मेरे लिए इतना डरावना था, तो आप कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि मैं उसे सामने देखकर कितना डर चुका था। मेरे हाथ पैर तो बिल्कुल जम चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने मेरा थोड़ा सा दिमाग चलाया और वहाँ से भागने की कोशिश की। जैसे ही मैंने मेरे कदम की तेज़ी बढ़ाई, वैसे ही मैं ये देखता हूँ कि जिस तरफ मैं भाग कर जा रहा हूँ, उसी तरफ से सामने से एक भालू भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। मैंने तो उस दिन ये सोच लिया था कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि एक तरफ ऐसा भयंकर भूत और दूसरी तरफ एक जंगली जानवर जो तेज़ी से भागते हुए मेरे तरफ आ रहा है। और वो भागते भागते अचानक से एक लंबी छलांग लगाता है और वो छलांग कहीं और नहीं बल्कि वो मेरे तरफ ही लगाता है। अब उस भालू को देखने के बाद मैं तो पूरी तरीके से जम चुका था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं किस तरफ जाऊं, क्योंकि पीछे वो भूत था और सामने वो भालू। लेकिन वो भालू भी भालू नहीं बल्कि वो कुछ और ही था, क्योंकि जैसे ही उसने हवा में छलांग लगाई, वो था तो भालू, लेकिन जब वो मेरे सामने आकर गिरा, वो एक ज़ख्मी इंसान में तब्दील हो गया। लेकिन वो इस तरीके से ज़ख्मी था कि कोई देख के उसे ये नहीं कहेगा कि ये ज़िंदा भी है, क्योंकि उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसके दोनों हाथ पूरी तरीके से मुड़े हुए थे, उसके पैर पीछे की तरफ उल्टे थे, उसकी आंखें उसकी खोपड़ी से लटकी हुई थी, उसके दोनों होंठ कटे हुए थे, उसके दांत ऐसे लंबे लंबे बाहर की तरफ गिरे हुए थे। मैं ये समझ चुका था उसे देख के कि ये भी भालू नहीं बल्कि भालू की शक्ल में धोखा, और जो पीछे भूत था ये उससे भयंकर भूत है। अब मैं पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था। मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि अब यहाँ से मैं क्या, मेरी लाश भी नहीं निकल सकती। और दूसरी तरफ जो गांव वाले मुझे ढूंढने निकले थे, वो लोग भी जंगल के ज़्यादा अंदर आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ अच्छे से मालूम थी
कि जो भी जंगल के अंदर जाएगा वो बाहर कभी नहीं आ सकता। इसलिए गांव वाले भी जंगल के बाहर से मेरा नाम पुकारते और मुझे आवाज़ देते रहते। लेकिन मैं तो जंगल के काफ़ी अंदर था, तो ना मैं उनकी आवाज़ सुन पाता और ना ही वो लोग मुझे कहीं से भी देख पाते। लेकिन इन सब बातों के बीच मेरी बीवी ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी थी। मेरी बीवी घर में बैठकर प्रार्थना करने के बजाय वो हमारे गांव के एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां बैठकर उस नीम के पेड़ को दूध चढ़ाते रहती और वहीं पे बैठ कर देवताओं से प्रार्थना करती। असल में हमारे गांव वालों का ये मानना है कि उस पेड़ में देवताओं का वास है। तो मेरी बीवी भी उसी पेड़ के नीचे बैठे रहती और थोड़ी थोड़ी देर में उस पेड़ को दूध चढ़ाते रहती। जब गांव वाले मुझे जंगल के बाहर ढूंढ रहे थे, तब मेरी बीवी अपनी पूरी आस्था के साथ उस पेड़ के सामने बैठे रह गई और उस पेड़ से कहने लगी, मैं सारे देवताओं से ये विनती करती हूँ कि आप कैसे भी करके मेरे पति को मेरे पास ले आए। मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं मेरे पति के बिना नहीं रह सकती। मेरी पत्नी उस पेड़ के सामने अपनी ये बात लगातार कहते जा रही थी और फिर अचानक ये हुआ कि उस पेड़ में से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ ये थी कि तुम अपने घर चले जाओ और मैं ये तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास सही सलामत पहुँच जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ मेरी पत्नी को मालूम थी कि मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि देवताओं ने वादा भी सिर्फ उसी से किया था। मैं तो मेरे हाल में इस कदर परेशान था कि मुझे ये यकीन था कि मैं यहाँ से बचने वाला नहीं, क्योंकि मैंने मेरे पीछे एक ऐसे भूत को छोड़ा था जिसकी शक्ल मैं सपने में ही देख के डर गया था। और मेरे सामने एक ऐसी चीज़ खड़ी थी जिससे मैं कभी नहीं मिला था, जो एक पल में भालू और दूसरे पल में एक भूत बन के मेरे सामने खड़ा हो गया। अब मुझे इन सारी बातों से एक बात पक्की हो चुकी थी कि अब मैं यहाँ से बचने वाला तो हूँ नहीं। क्यों ना अपने आखिरी वक्त में अपने भगवान को सुकून से याद कर लूँ। और मैं मेरे भगवान का नाम जपने लगा। लेकिन फिर अचानक से मुझे घोड़े चलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मैं घोड़ों की रेस में खड़ा हूँ और मेरे आजू बाजू काफ़ी घोड़े भाग रहे हैं। उन घोड़ों के पैरों की आवाज़ मेरे दिल को तो सुकून दे रही थी, लेकिन उन दोनों भूतों के चेहरे पे मुझे काफ़ी घबराहट महसूस होने लगी। मैंने अब तक तो खुद को ही डरा हुआ पाया था, लेकिन अब मैं उनके चेहरों पे डर महसूस कर रहा था। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा था कि वहाँ पे सिर्फ दो भूत नहीं, बल्कि मुझे काफ़ी भूतों ने घेरा हुआ है। और देखते ही देखते उन घोड़ों के पैरों की आवाज़ और तेज़ हो गई और अगले ही थोड़ी देर में मैं मेरी दाहिनी ओर ये देखता हूँ कि एक व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए घोड़े पे सवार पूरे जोश के साथ दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि पूरे जंगल में वही एक व्यक्ति था जिसे देख के मैं डरा नहीं, बल्कि मैं खुश हो गया था। और जैसे ही वो व्यक्ति मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया, वो अपने घोड़े से उतर के अपनी तलवार निकाला और जो मेरे सामने खड़े हुए भूत, जो मेरे पीछे खड़े हुए भूत, जितने भी भूतों ने मुझे घेरा हुआ था, सबकी गर्दनें वो इस कदर उतार रहा था जैसे कोई औरत अपनी चाकू से गाजर मूली काट रही हो। जैसे जैसे वो व्यक्ति की तलवार उन भूतों की गर्दनों पे लगती, वैसे वैसे वो लोग जमीन पे ऐसे गिरते जैसे मानो किसी बच्चे के हाथ से रेत का ढेला गिर रहा हो। और उन भूतों से वो व्यक्ति सिर्फ अकेला नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो व्यक्ति जिस घोड़े पर सवार होकर आया था, वो घोड़ा भी उन भूतों को इस कदर उछल उछल कर अपने पैर के तले दबा रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं। ये नज़ारा देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरे सामने कोई पिक्चर चल रही हो। और देखते ही देखते उस व्यक्ति ने सारे भूतों को वहां से मार भगाया। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने सारे भूतों का विनाश कर दिया, वैसे ही मैं उस व्यक्ति के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। और रोते रोते मैं उस व्यक्ति से कहने लगा कि आप एक देवता की तरह मेरी ज़िंदगी में आ गए और मुझे यहाँ से बचा लिया। उस व्यक्ति ने मेरी इस बात के जवाब में कहा कि मैं देवता की तरह नहीं आया, बल्कि मैं एक देवता ही हूँ। और अभी जब तुम यहाँ से अपने घर जाओगे, तो तुम अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी की ही श्रद्धा थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। और जैसे ही उस देवता के कहने पर मैं उस घोड़े पर बैठा, वैसे ही वो व्यक्ति भी मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया और उस घोड़े ने मुझे सही सलामत मेरे घर लाकर छोड़ा। और जैसे ही मैं मेरी पत्नी को आवाज़ देने लगा, वैसे ही वो घोड़ा भी वहाँ से गायब हो गया। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमें ज़रूर बताएं।
और अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब हम मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।